हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। पिछले वीडियो में हम उत्तर मुगल काल के विभिन्न शासकों का क्रम पढ़ चुके हैं, जिसमें किस प्रकार से इन शासकों का क्रम रहता है और उनका क्रम से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार। हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में नए स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, जिसमें मुख्य रूप से आपका बंगाल, उसके बाद अवध, हैदराबाद आदि नए स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। तो आज हम बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार किस प्रकार होता है, ये हम शुरुआत से जानने का प्रयास करते हैं। तो हुआ क्या था, मोहम्मद शाह के समय में बंगाल एक नए स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आता है। इससे पहले अंग्रेज को व्यापक अधिकार नहीं था भारत में व्यापार करने का, लेकिन जो सबसे पहला व्यापक अधिकार मिलता है वो फर्रुखसियर के समय में आपको 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान के द्वारा मिलता है। तो 1717 में फर्रुखसियर द्वारा जो शाही फरमान जारी किया गया था, क्या था उस शाही फरमान में 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले सूरत में व्यापार करने की अनुमति, साथ ही 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति, एवं बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा ढाले गए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैलिड होने चाहिए। तो ये इतना व्यापक अधिकार चूँकि अंग्रेजों को सबसे पहली बार मिला था, इसलिए इस अधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद होता क्या है कि जो बंगाल होता है, चूँकि जो भारत में जो बंगाल था वो अत्यंत उपजाऊ और एक समृद्ध प्रदेश के रूप में उभर के आता है। उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, और बिहार में आपका सोना का भंडार था जो गोला बारूद बनाने के लिए उस समय विख्यात हुआ करता था। अंग्रेज़ों को सबसे पहले जो बंगाल है वो इन्हें अच्छा लगा कि सबसे पहले जो हम अधिकार कर सकते हैं वो बंगाल वाले क्षेत्र पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार अंग्रेज करते हैं वो सफल प्रयास करते हैं बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। तो आपको ये बता दिए हैं कि बंगाल जो है अत्यंत उपजाऊ और समृद्ध प्रदेश था, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, और बिहार में आपका सोना का भंडार था जो आपका गोला बारूद बनाने के लिए उपयोगी था। इसके साथ ही अंग्रेज जो बंगाल में पहले फैक्ट्री बनाते हैं, पहली कोठी जो बनाते हैं, वो 1651 ईस्वी में शाह शुजा की अनुमति से बनाते हैं। तो ये बंगाल से रिलेटेड था, इसलिए बंगाल का ये पॉइंट आपको याद रखना है। हुआ क्या था, चूँकि जब बंगाल बना तो जब मुग़ल शासक थे तो वो मुग़लों के अधीन हुआ करता था। स्टार्टिंग के जो मुग़ल शासक थे वो उन शासकों का जो दौर था वो शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे थे, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो शासकों का क्रम होता है वो अत्यंत ही अयोग्य शासक के रूप में उभरते हैं, और अंग्रेज इसी का फ़ायदा उठाकर सबसे अंतिम मुग़ल बादशाह जो आपके बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद ही पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने का प्रयास अंग्रेज़ों द्वारा चलाया जाता है। तो हम बंगाल के नवाब का क्रम किस प्रकार रहा वो जानने का प्रयास करते हैं। तो बंगाल के नवाबों का क्रम याद करने का एक तरीका है मूसूस अली अर्थात मूसूस अली, यानी कि जितने भी स्टार्टिंग से इनका क्रम रहा नवाबों का, उन सब का स्टार्टिंग का एक एक लेटर ले लिए हैं। मूसूस अली यानी कि मुँह से मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान। स्टार्टिंग के जो चार जो बंगाल के नवाब थे उनका क्रम हम मूसूस अली रख के याद कर सकते हैं। मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान और अलीवर्दी खान। तो स्टार्टिंग से ये सब का हम अध्ययन विस्तृत रूप में करते हैं। मुर्शिद कुली खान का जो शासनकाल रहा वो 1717 से 27 तक रहा। बस ध्यान में रखना है कि 1717 से 27 तक रहा। जब औरंगजेब थे तो औरंगजेब के समय में बंगाल इनका क्षेत्र हुआ करता था, और उस समय जो बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे वो मुर्शिद कुली खान हुआ करते थे 1701 ईस्वी के टाइम पीरियड में। लेकिन जब 1717 में फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को व्यापक अधिकार दे दिया जाता है,
तो कहीं ना कहीं इन्हें ईर्ष्या वगैरह होने लगती है अंग्रेज़ों से और ये नए स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरना चाहते हैं। इसलिए मुग़लों का साथ छोड़कर एक नए स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल का निर्माण करते हैं। तो 1717 में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो मुर्शिद कुली खान को जाता है। जैसे ही मुर्शिद कुली खान बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करते हैं तो इसकी जो राजधानी पहले से ढाका हुआ करती थी, राजधानी ढाका को ये मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताइए कि ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये मुर्शिद कुली खान को जाता है। चूँकि मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना किया था। तो मुर्शिदाबाद जो आपका है, मुर्शिदाबाद आपका किस नदी के किनारे है? तो मुर्शिदाबाद आपका भागीरथी नदी के किनारे है। राजधानी का जो क्रम रहता है, पहले ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान ले जाते हैं। इसके बाद मुर्शिदाबाद से राजधानी पुनः स्थानांतरित होती है मुंगेर, जो आगे का शासक के क्रम में हम पढ़ने वाले हैं। और ये मुंगेर कौन से शासक ले जाते हैं? मीर कासिम। तो राजधानी का क्रम किस प्रकार चेंज होता है? पहले ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर। तो ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान और मुर्शिदाबाद से आगे मुंगेर मीर कासिम ले जाते हैं। तो ये राजधानी का क्रम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मुर्शिद कुली खान भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ करने वाले पहले शासक के रूप में उभरते हैं। साथ ही साथ ये कृषकों अर्थात किसानों को तकाबी ऋण भी प्रदान करते हैं। तकाबी ऋण अर्थात किसानों को खेती करने के लिए जो ऋण प्रदान किया जाता था उसे तकाबी ऋण। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि बताइए तकाबी ऋण का संबंध किस बादशाह से था, किस बंगाल के नवाब से था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान से आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आते हैं सुजाउद्दीन। दो छोटे से शासक आते हैं, मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन और उसके बाद सरफराज खान। तो सुजाउद्दीन 1727 से 1739 के लिए आते हैं। इनका टाइम पीरियड रहता है, इनके टाइम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था उसको एक क्षेत्र के रूप में संयुक्त करके प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने का श्रेय सुजाउद्दीन को जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक क्षेत्र के रूप में कायम करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे कायम करते हैं। ये सुजाउद्दीन का मेन पॉइंट है। उसके बाद आगे आते हैं सरफराज खान। सरफराज खान के समय में बस इतना ध्यान रखना है कि इन्हीं के समय में जो आगे एक इम्पोर्टेंट नवाब आते हैं अलीवर्दीन खां। तो अलीवर्दीन खान का जो उदय होता है वो सरफराज खान के समय में होता है। अलीवर्दीन खां, इसके बाद आगे सरफराज खान की हत्या करके अगले बंगाल के नवाब बन जाते हैं। अगले आने वाले शासक का क्रम किनका है? तो अलीवर्दीन खां 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल के नवाब के रूप में शासन करते हैं। ये 1740 ईस्वी में अलीवर्दीन खां जो था ये बिहार के सूबेदार हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये बंगाल के नवाब सरफराज की हत्या करके बंगाल का नवाब बन जाते हैं और यहाँ के सर्वे सर्वा कहलाते हैं। तो बंगाल के नवाब से पहले, बंगाल का नवाब बनने से पहले अलीवर्दीन खां कहाँ का शासक हुआ करते थे, कहाँ के सूबेदार हुआ करते थे? तो ये आपका बिहार का सूबेदार हुआ करते थे अलीवर्दीन खां 1740 ईस्वी में। अपने इस शासनकाल में ये बंगाल को अलीवर्दीन खां समृद्ध बना देते हैं और अलीवर्दीन खान के समय में ही भारत का स्वर्ग बंगाल को कहा जाने लगता है। इसके बाद अलीवर्दीन खां जब ये बंगाल के नवाब बनते हैं तो समय समय पर ये जो उस टाइम के मुग़ल बादशाह हुआ करते थे उनको कुछ घूस वगैरह भी दिया करते थे। लगभग 2 करोड़ के आसपास ये नजराने के रूप में भेजा करते थे ताकि हमें मुग़ल सम्राट से कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद अलीवर्दीन खां चूँकि अंग्रेज़ों की नीति से वाकिफ़ था, इसलिए अंग्रेज़ों की तुलना इसने मधुमक्खी के छत्ते से किया था। और अलीवर्दीन खान का एक प्रसिद्ध कथन है कि यदि मधुमक्खी को नहीं छेड़ा जाए तो यह शहद देती है और अगर छेड़ दिया जाए
तो छेड़ दिया जाए तो काट काट कर जान से मार डालती है। यह प्रसिद्ध कथन अलीवर्दी खान का था। ठीक है। और मधुमक्खी के छत्ता कहने का मतलब यह किससे था, तो इसकी तुलना इन्होंने अंग्रेज़ों से की थी। तो अलीवर्दी खां के बारे में इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अलीवर्दी खां के बाद आगे होता क्या है, चूँकि अलीवर्दी खां की कोई बेटी नहीं थी तो सत्ता के संबंध में समस्या ये उत्पन्न होती है कि अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, तो अब आगे गद्दी पे बैठेगा कौन, इसको लेके सत्ता के संबंध में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अलीवर्दी खां की 3 बेटी थी। जो पहली बेटी थी उसका नाम था घसीटी बेगम, जिसकी शादी ढाका में हुई थी। दूसरी बेटी की शादी पूर्णिया में हुई थी, उसका बेटा शौकत जंग। और तीसरी बेटी की शादी पटना में हुई थी, जिसका बेटा था सिराजुद्दौला। तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठ जाता है। सिराजुद्दौला के गद्दी पे बैठते के साथ ही समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि जो इनकी मौसी होती है घसीटी बेगम, इनका जो भाई होता है शौकत जंग, वो ये नहीं चाहता है कि यह गद्दी पर बैठे। फलस्वरूप वो सिराजुद्दौला का दुश्मन बन जाता है। साथ ही साथ जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठता है तो उसका जो प्रधान सेनापति था, उसके जो और कई मंत्री थे, वो उसके विरोध में हो जाते हैं, लेकिन इसका पता सिराजुद्दौला को नहीं होता है। तो सिराजुद्दौला का दुश्मन के रूप में कौन कौन से उभर के आते हैं, तो उनका अपना भाई था जो शौकत जंग, मौसी घसीटी बेगम, प्रधान सेनापति आपका मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ, व्यापारी अमीन चंद और बैंकर जगत सेठ। ये थे आपके सिराजुद्दौला के तरफ से, लेकिन उनके विपरीत में थे और ये बात सिराजुद्दौला को नहीं पता होती है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो दुश्मन बनते हैं आगे, वो कौन बनते हैं, अंग्रेज। अंग्रेज में भी कौन, तो उस टाइम जो गवर्नर हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव, और उसके सहयोगी थे वाटसन। तो ये सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे उन्हें ध्यान रखना है। इसके बाद आगे जो घटना घटती है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध होता है, इस युद्ध का क्या परिणाम होता है, इस युद्ध का क्या समय था, किस स्थान पे ये लड़ा गया, आखिर क्या पृष्ठभूमि रही प्लासी के युद्ध की, कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा और अंततः क्या इसका परिणाम निकला, ये हमें जानना है। तो प्लासी का युद्ध का हम आगे वर्णन करते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया वो 23 जून 1757 को लड़ा गया। 23 जून 1757 कहाँ लड़ा गया, तो चूँकि ये प्लासी नामक जगह पे लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम प्लासी का युद्ध पड़ा। ये प्लासी आपका कहाँ है, तो भागीरथी नदी के किनारे नदिया जिला में आपका बंगाल में पड़ता है। आखिर प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, क्या इसका कारण था, तो हुआ ये था कि सिराजुद्दौला का कोई भी दुश्मन जो होता था या कोई भी भगोड़ा जो होता था, अंग्रेज उसको अपने यहाँ शरण दे देते थे। लेकिन जब 1756 से 63 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच छिड़ गया, 1756 से 63 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, उस समय क्या हुआ, इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। और भारत में सभी अपने अपने किले क्या करने लगे, दुर्गीकृत करने लगे। अंग्रेज भी अपने फोर्ट विलियम को दुर्गीकृत करने लगे, अर्थात किलाबंदी करने लगे। फ्रांसीसी भी करने लग गए, चूँकि उस समय फ्रांसीसी भी भारत में थे। सिराजुद्दौला चूँकि जब वहाँ का नवाब था तो उसने सभी को मना किया। फ्रांसीसी मान जाते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। अंततः सिराजुद्दौला वहाँ पे आक्रमण कर देता है और आक्रमण कर उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है। कब्जे में लेने के बाद होता क्या है, अंग्रेज बहुत नाराज़ हो जाते हैं, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो नाराज़ हो जाती है। तो ये आपका अगर मैप से समझा जाए तो ये आपका जो भारत वाला एरिया है, दक्षिण भारत का जो एरिया है, तो इसमें आपका ये बंगाल था। और बंगाल में उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव हुआ करते थे, जो गवर्नर हुआ करते थे, वो उस समय गए हुए थे मद्रास। तो मद्रास से इन्हें वापस बुला लिया जाता है फिर से बंगाल में, क्योंकि सिराजुद्दौला जो थे बंगाल पे आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिए थे। उसके बाद ये घटनाक्रम आगे 1756 में आगे किस प्रकार बढ़ती है ये जानते हैं। तो ये आपका पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि के बाद आते हैं घटनाक्रम में
जो 1756 में किस प्रकार बढ़ती है वो ध्यान में रखना है। 4 जून 1756 की घटना है। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला जो है कासिम बाजार पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद 15 जून 1756 को 15 जून 1756 को ये फोर्ट विलियम पर घेराव कर लेते हैं और कलकत्ता पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो जब फोर्ट विलियम पर ये अपना अधिकार जमाते हैं तो अंग्रेज इनके सामने समर्पण कर देते हैं और ये कलकत्ता पर अपना अधिकार जमाने के साथ साथ कलकत्ता का नाम भी चेंज कर देते हैं और सिराजुद्दौला जो है कलकत्ता का नाम अली नगर रख देते हैं। और ये अली नगर अपने एक मंत्री मानिक चंद को सौंप देते हैं और उसके बाद खुद मुर्शिदाबाद, जो इनकी राजधानी मुर्शिदाबाद शहर, चले जाते हैं। इसके बाद 20 जून 1756 की एक घटना है। 20 जून 1756 को एक ब्लैक होल अर्थात काल कोठरी की घटना जो कोलकाता बंगाल में घटी थी, ये इसका वर्णन करते हैं। तो 20 जून 1756 को काल कोठरी अर्थात ब्लैक होल की घटना क्या थी? ये घटना 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में जब यहाँ पे आक्रमण करने जाते हैं, चूँकि जब ये अपने किलाबंदी कर रहे होते हैं, अंग्रेज नहीं मानते हैं, उस समय सिराजुद्दौला वहाँ पे इन्हें आक्रमण करके वहाँ से हटाते हैं। उसी समय जो 146 अंग्रेज को सिराजुद्दौला पकड़ के लाते हैं और एक छोटे से कमरे 14/18 का कमरे में इन्हें बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद अगले दिन जब इन्हें वापस निकालते हैं तो उसमें से मात्र 23 जिंदा बच के निकलते हैं। तो इसी घटना का वर्णन, उसी में से जो एक जिंदा बच के निकला था अंग्रेज जिसका नाम था हॉलवेल, तो इस घटना का वर्णन करने वाला जो था हॉलवेल था। हालांकि ये आज तक इतिहास में सस्पेंस ही रखा गया है कि ये ऐसी घटना कोई हुई भी थी या नहीं भी थी। ठीक है, तो ये ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये डेट आपको ज़रूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट है, आपको बस जो मेन डेट है वो ध्यान में रखना है। जैसे 20 जून जो इम्पोर्टेंट डेट रहेगा हम वहाँ पे टिक कर देंगे, आपको बस वो दिमाग में रखना है। आपको बस घटनाक्रम याद रखना है कि 1756 में सबसे पहले ये कासिम बाजार पर अधिकार करते हैं, उसके बाद फोर्ट विलियम का घेराव करते हैं और वहाँ अंग्रेज आत्मसमर्पण कर देते हैं और ये कलकत्ता का नाम चेंज करके अली नगर कर देते हैं और इस अली नगर को मानिक चंद को सौंप देते हैं और खुद मुर्शिदाबाद चले जाते हैं। उसके बाद 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटती है जिसे हम काल कोठरी की घटना भी कहते हैं और इस घटना का वर्णन करने वाला आपका जो अंग्रेज था उसका नाम था हॉलवेल। इसके बाद ये 1756 की घटना है। उसके बाद 1757 में आगे क्या घटनाएं घटती हैं जो हम जानते हैं। तो 1757 ईस्वी में सबसे पहले 2 जनवरी, तो 2 जनवरी चूँकि ये जो कलकत्ता पे जो सिराजुद्दौला अधिकार कर चुका था तो इस कलकत्ता का नाम अली नगर और इस अली नगर पर जो अधिकार था उस टाइम मानिक चंद को ये सौंप गया होता है सिराजुद्दौला। तो कलकत्ता पर अधिकार रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मानिक चंद को घूस देकर कर लिया जाता है। जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से बंगाल आता है तो उस समय कलकत्ता जो था किसके अंडर में था, तो वो मानिक चंद, तो मानिक चंद को वो घूस देकर कलकत्ता पर ये अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद 9 फरवरी को यह घटना होती है जब ये कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद सिराजुद्दौला बैकफुट पे आ जाता है। चूँकि हुआ ये कि अंग्रेज के तरफ से भी ये घिर चुका होता है और चूँकि जो कलकत्ता सिराजुद्दौला का था वो अब अंग्रेज़ों का हो जाता है, साथ ही साथ इसके कई दुश्मन भी इसके विरोध में खड़ा होते हैं। इसीलिए अली नगर की संधि अर्थात कलकत्ता की संधि भी इसे कह सकते हैं। तो अली नगर की संधि उस समय सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है जो इसके लिए एक अपमानजनक संधि के तौर पे उभर के आती है। इस संधि के तहत जो फैक्ट्री को दुर्गीकृत अर्थात किलाबंदी करने से सिराजुद्दौला मना किया था उसे वापस किलाबंदी करने का परमिट दे देता है, आदेश दे देता है। साथ ही अंग्रेज़ों को सिक्के ढालने का भी आदेश दे देता है और कुछ मुआवजा के रूप में रकम भी देने पड़ती है। तो ये 1757 की कुछ घटनाएं हैं। तो 1757 में जनवरी फरवरी के बाद मार्च की घटना क्या था, तो
तो मार्च ही में रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन का जो आक्रमण होता है वो बंगाल वाले क्षेत्र में होता है, लेकिन वो सिराजुद्दौला के खिलाफ न होकर वो फ्रांसीसी पर होता है, फ्रांसीसी बस्ती पर। ये अंग्रेज जो होते हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, फ्रांसीसी बस्ती में चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर इसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। जब ये घटनाएं बंगाल वाले क्षेत्र में घटती है तो सिराजुद्दौला नाराज़ हो जाता है कि बताइए हमारे वाले क्षेत्र में ये अंग्रेज फ्रांसीसी बस्ती पर कब्जा कैसे कर सकता है, और इसी फलस्वरूप दोनों के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध की घोषणा हो जाती है। और इस युद्ध से दो परिणाम निकलते हैं, अर्थात ये जब फ्रांसीसी बस्ती पर जब अंग्रेज अपना आधिपत्य जमा लेते हैं तो इसके बाद में जाके दो युद्ध परिणाम में निकल कर आते हैं। जो पहला युद्ध प्लासी का युद्ध हो जाता है और आगे जाके एक वांडीवास की लड़ाई हो जाती है। चूँकि इन दोनों लड़ाई में अंग्रेज सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए प्लासी की लड़ाई और वांडीवास की लड़ाई दोनों में जो विजयी होते हैं वो आपके अंग्रेज होते हैं। तो ये आपका घटनाक्रम 1757 का किस प्रकार आगे आगे बढ़ रहा है वो जान रहे हैं। मार्च के बाद आपका मई में रॉबर्ट क्लाइव जो है सेना लेकर प्लासी नामक जगह पे पहुंच जाता है और फाइनली 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हो जाता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। तो आखिर क्या इसका पृष्ठभूमि था और क्या इसका घटनाक्रम किस किस क्रम में आगे बढ़ा वो हम जान चुके हैं। अब हम जानते हैं आगे कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। प्लासी के युद्ध का परिणाम, प्लासी के युद्ध का परिणाम, अंग्रेज जो है बंगाल में अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लेते हैं और इस राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो आपको रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा जाता है और सिराजुद्दौला के तरफ से जो इनके केवल दो सहयोगी जो इनका साथ देते हैं तो वो थे आपके मीर मदान और मोहन लाल। मीर मदान और मोहन लाल सिराजुद्दौला के तरफ से साथ देते हैं। और चूँकि आपको पता ही था कि सिराजुद्दौला के जितने भी मंत्री थे वो सब इनके विरोध में थे, तो कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं इस युद्ध का परिणाम पहले से तय था, क्योंकि सिराजुद्दौला का साथ कोई भी मंत्री नहीं दे रहे थे, केवल दो ही इनके साथ में थे, सपोर्ट में थे, जो मीर मदान और मोहनलाल, ये भी सिराजुद्दौला के साथ में थे। और अंततः प्लासी की लड़ाई में इनकी मौत हो जाती है और सिराजुद्दौला की भी मृत्यु भागने के क्रम में जो इनका प्रधान सेनापति था उनका पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला की हत्या होने के साथ ही बंगाल पर जो अधिकार हो जाता है वो अंग्रेज़ों का हो जाता है। तो ये सबसे पहला अधिकार जो था अंग्रेज़ों का बंगाल पर नियंत्रण किस प्रकार हुआ जो हम जान चुके हैं। अब इसके आगे जब अंग्रेज बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो उसके बाद जो बंगाल का नवाब बनाते हैं वो मीर जाफ़र को बनाते हैं। तो मीर जाफ़र जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम ही कह सकते हैं, क्योंकि वो उसी तरफ से था। ये बंगाल की गद्दी के लालच में ही अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसलिए जब मीर जाफ़र गद्दी पे बैठता है, इसका कार्यकाल 1757 से 60 के बीच में रहता है और ये कठपुतली सरकार के रूप में नियुक्त होता है। इसने 24 परगना की जमींदारी अंग्रेज़ों को दे दी। उसके बाद उनके जब मीर जाफ़र के बारे में ये भी कहा जाता है कि मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ भी कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ के नाम से किस बंगाल के नवाब को जाना जाता था, तो ये मीर जाफ़र को जाना जाता था। इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन ये भी है कि मीर जाफ़र एक ऐसा थैला है जिसके थैली से जब चाहो जितना चाहो धन निकाला जा सकता है। तो ये प्रसिद्ध कथन किस बंगाल के नवाब के बारे में है, तो ये आपका मीर जाफ़र के बारे में है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मीर जाफ़र के समय में ही 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध, याद कीजिए आपको पहले पढ़ा चुके हैं, वेदरा का युद्ध जो इंग्लैंड जो अंग्रेज और डचों के बीच में होता है और डच इसमें पराजित हो जाते हैं। तो ये पूछ सकता है कि जब वेदरा का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के नवाब कौन थे,
तो वो आपके मीर जाफ़र थे। तो मीर जाफ़र के बाद जो बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं ये अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाए जाते हैं। वो आगे इन्हीं के जो दामाद होते हैं उन्हें बनाया जाता है, जिनका नाम होता है मीर कासिम। इनका कार्यकाल 1760 से 63 तक रहता है। ये एक महत्वाकांक्षी शासक के रूप में उभर के आते हैं और स्टार्टिंग में अंग्रेज़ों द्वारा जो कहा था वो उनका कहा सुना मानते हैं। और सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी वो उस राजधानी को ये मुंगेर में स्थानांतरित कर देते हैं, ताकि अंग्रेज़ों का जो ज़्यादा हस्तक्षेप हो वो हमारे मामले में ना हो। और मीर कासिम ही हैं जो मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने की फैक्ट्री को स्थापित करते हैं, ताकि बाद में अगर हमें अंग्रेज़ों से लोहा भी लेना हो, लड़ाई भी करनी हो, उसके लिए जो हथियार की ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ से ले सकें। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम ने बर्धमान, चटगांव और मिदनापुर का जिला अंग्रेज़ों को दे देते हैं। चूँकि ये अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाए गए थे इसलिए उनको ये आभास भी नहीं होने देना चाहते थे कि हम इनके खिलाफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये पता था कि जो ये अंग्रेज़ हैं ये हमारे खिलाफ कभी भी कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। तो ये बर्धमान, चटगांव और मिदनापुर का जिला अंग्रेज़ों को दे देते हैं। इसके अपने शासनकाल में ये बंगाल की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लग जाते हैं। जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चलती है तो वो इनसे नाराज़ हो जाते हैं, अंग्रेज इनसे खफा हो जाते हैं मीर कासिम से। लेकिन झगड़े का जो मेन कारण होता है वो होता है दस्तक प्रणाली। आखिर क्या था ये दस्तक प्रणाली, अर्थात दस्तक ट्रेड भी इसे बोला जाता था। ये एक तरह का परमिट होता था जो अंग्रेज व्यापारियों को दिया जाता था, जिसके पास ये परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता था। जिसके पास ये आईडी कार्ड होता था उसे व्यापार में टैक्स नहीं देना होता था। अंग्रेज बाद में इस आईडी कार्ड का दुरुपयोग करने लगते हैं और भारतीयों को बेचने लग जाते हैं। फलस्वरूप मीर कासिम का जो राजस्व होता है उसमें उसे हानि होती है और अंततः मीर कासिम इस टैक्स को, ये जो प्रणाली थी, दस्तक प्रणाली थी, उसको बंद कर देते हैं, जिससे अंग्रेज और भी खफा हो जाते हैं। तो 1763 में मीर कासिम को राजस्व हानि होने के कारण इस प्रणाली को ये ख़त्म कर देते हैं और इससे अंग्रेज नाराज़ हो जाते हैं। इसी बीच पटना में एलिस के नेतृत्व में जो अंग्रेज़ों का एक दल था, एलिस जो एक अधिकारी थे, पटना में एक कोठी पर, व्यापारी कोठी पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण कर उसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। लेकिन चूँकि जब राजा मीर कासिम था तो मीर कासिम को जब ये पता चलता है तो वो उस क्षेत्र को एलिस जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उस अधिकारी को ये जान से मार डालता है और उस पर आक्रमण कर अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब अंग्रेज जो थे उनका गुस्सा और भी बढ़ चुका होता है मीर कासिम के खिलाफ, और ये मीर कासिम के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर देते हैं, अर्थात इनको मारने का प्रयास करते हैं। तो मीर कासिम इस अंग्रेज़ों के इस अभियान को भांप लेते हैं और यहाँ से वो भाग निकलते हैं और भाग के ये अवध, जो बिहार के पास का जो क्षेत्र था, वहाँ अवध में ये जाके शरण ले लेते हैं। तो ये मीर कासिम से रिलेटेड इतना ये आपको पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। तो मीर कासिम अब बिहार से अवध में जा चुका है और अवध के नवाब के पास जाके शरण ले चुका होता है और वहीं पे ये जाके अवध के नवाब जो उस समय सुजाउद्दौला होते हैं और पूरे मुग़ल बादशाह जो उस समय शाह आलम द्वितीय होते हैं और ये खुद मीर कासिम, ये तीनों मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अभियान बनाते हैं, इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं और फाइनली बक्सर का युद्ध जो होता है 22 अक्टूबर 1764 को, एक तरफ मीर कासिम, उसके बाद सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और वही दूसरी तरफ अंग्रेज होते हैं। एक तरफ से ये तीनों होते हैं और एक तरफ से अंग्रेज होते हैं, लेकिन अंग्रेज अपने सैन्य शक्ति के दम पर इस युद्ध को जीत जाते हैं और जीतने के बाद, बक्सर युद्ध को जीतने के बाद
इन तीनों को एक संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों के साथ। चूंकि यह संधि इलाहाबाद में होती है, इसलिए इस संधि का नाम इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। और ये संधि 1764 के बाद 1765 में होती है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं? तो आपका कैप्टन मुनरो कर रहे होते हैं। कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ जाता है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि आपको 1765 में की जाती है। और ये इलाहाबाद की दो संधि होती है, एक 12 अगस्त और एक 16 अगस्त को। जो सबसे पहली संधि होती है 12 अगस्त को, वो शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह हुआ करते थे उनके खिलाफ, और दूसरी संधि शुजाउद्दौला के खिलाफ। तो ये पहली संधि क्या थी? पहली संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो इनका मुख्य क्षेत्र, जो मुगल बादशाह का जो मेन क्षेत्र हुआ करता था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वहाँ व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। साथ ही शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र केवल प्रदान किया जाता है। यानी कि इलाहाबाद की पहली संधि के तहत अंग्रेज जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो मुख्य उपजाऊ प्रदेश हुआ करता था, इसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और यहाँ व्यापार करने की अनुमति ले लेते हैं। और शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दिया जाता है। और ये भी जो कड़ा का क्षेत्र था और इलाहाबाद का क्षेत्र था, वो उस समय अवध वाले प्रदेश में आता था। और ये अवध वाले प्रदेश जो दूसरी संधि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो दूसरी संधि में शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। यही आपको पहली संधि में पढ़ना है। तो शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र मिल जाता है। साथ ही 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने इसके बदले देना स्वीकार करते हैं कि हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करेंगे, इसके लिए हम आपको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार करते हैं, बदले में आप इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र रख लीजिए। ये पहली संधि के तहत। दूसरी संधि के तहत ये आपका शुजाउद्दौला के साथ होता है, जो अवध के नवाब होते हैं। और ये इनसे इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर इस शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। साथ ही 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में इनसे वसूलते हैं। एवं यहाँ भी अवध वाले क्षेत्र में भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति लेते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि अंग्रेजों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। चूँकि ये जितने भी प्रदेश अपने यूज करने के लिए लेते हैं, ये सब ये मुगल बादशाह और एक अवध वाले नवाब से ही लेके अपना यूज करते हैं। तो उसके बाद इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी संधि के तहत ये व्यापार अंग्रेज जो है एक व्यापक अधिकार अपना ले लेते हैं। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। चूँकि अब बंगाल पे जो कब्जा एक तरह से हो जाता है वो अंग्रेजों का हो जाता है और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। अर्थात द्वैध शासन कहने का मतलब दो स्तर पे शासन, यानी कि जो अंग्रेज है अंग्रेज ने दो स्तर पे शासन करने की नींव डाली। पहला स्तर पे शासन, जितने भी राजस्व मामले थे उससे अंग्रेज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेते हैं। बाकी जो प्रशासन का जिम्मा होता है वो नवाब को ही दे दिया जाता है। अर्थात बंगाल में रहेगा नवाब ही, लेकिन उसकी जो जिम्मेवारी होगी वो अंग्रेज़ों के हाथ में होगी। और जितने भी राजस्व मामले होंगे यानी पैसा से लेन देन जो मामला होगा वो आपका अंग्रेज़ों के पास होगा। बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो आपका उसके पास होगी, बंगाल के नवाब के पास। इस द्वैध शासन का बहुत ही बुरा परिणाम भारत में देखने को मिलता है और जिसके कारण 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल भी पड़ता है। क्योंकि ये राजस्व वाला जितना भी मामला था ये अंग्रेज अपने पास रखते हैं, इसलिए ये जो यहाँ के जो किसान हुआ करते थे वो उनसे ये ज़बरदस्ती लगान वसूला करते थे। और जैसे ही बंगाल पे इनका नियंत्रण होता है तो ये बंगाल पे नियंत्रण के साथ ही समझिए कि यहाँ से भारतीयों का शोषण भी स्टार्ट हो जाता है। अर्थात समझिए जो जितने भी अकाल पड़ते हैं उसे हम कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड अकाल था, यानी कि यहाँ अंग्रेज़ों द्वारा दिया हुआ ही ये अकाल था। तो 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ता है और अंततः
1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और लास्ट में ये खत्म हो जाता है कब? तो 1772 ईस्वी में। कब खत्म होता है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स इसे खत्म करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में आप बस इतना रख लीजिए याद कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और 1772 में इसे खत्म करते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आपका बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार किस प्रकार रहा हम आज जान चुके हैं। तो इस जितने भी पॉइंट हैं वो सबको ध्यान से पढ़िए और इसका रिवीजन कीजिए। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।